Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Horror Stories 502. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। कहानी का नेक्स्ट पार्ट 2 शेयर करूँगी। वो औरत कहाँ है? खुरम ने कहा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए जब खुरम किरण और एनी के साथ इस कमरे में गया तो देखा कि इधर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा खुरम ने देखा था, क्योंकि उधर कोई औरत नहीं थी और तस्वीर में भी कोई तब्दीली नहीं थी, बल्कि किरण की ही तस्वीर लगी हुई थी। इस पर किरण ने खुरम से कहा, देखा ना, यहाँ कोई नहीं है, वो बस तुम्हारा वहम था और कुछ नहीं। खुरम ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया और कमरे में मौजूद हर चीज को गौर से देखने लगा। फिर किरण की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ, शायद वो मेरा वहम ही था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक डरावना ख्वाब भी देखा था। शायद ये सब इस ख्वाब की वजह से हुआ हो। और जब खुरम फानूस की तरफ देखते हुए ये बात कर रहा था तो इस दौरान किरण और एनी एक दूसरे की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जैसा कि वो खुरम को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गए। फिर खुरम ने किरण की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे ही तुम लोगों को तंग किया और तुम्हारी नींद भी खराब कर दी। किरण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस अब तुम सो जाओ और सुबह होते ही हम तुम्हारे घर के लिए निकल जाएंगे। खुरम ने कहा, ठीक है। और फिर एनी और किरण अपने कमरे की तरफ चले गए और खुरम बिस्तर पर लेट गया। फिर अचानक उठकर किरण की तस्वीर की तरफ देखने लगा, लेकिन तस्वीर में कोई तब्दीली नहीं थी और बिल्कुल ठीक थी। खुरम फिर से खुद पर हंसते हुए बोला, यार, मैं भी ना। इसके बाद खुरम वापस लेट गया और सो गया। सुबह जब खुरम की आंख खुली तो इसने अपने सामने देखा कि किरण दुल्हन के लिबास में मलबूस थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खुरम ने जल्दी से अपनी आंखों को मिलाया और फिर से किरण की तरफ देखा तो वाकई में किरण दुल्हन बनी हुई खड़ी थी और खुरम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैसी लग रही? खुरम ने लेटे हुए ही कहा, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी मेरे सामने खड़ी है। वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर ही ना लग जाए। किरण हंसते हुए बोली, अच्छा, क्या मैं वाकई में तुम्हें इतनी खूबसूरत लग रही हूँ? खुरम ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतनी हसीन औरत नहीं देखी। किरण जोर जोर से हंसने लगी। अब छोड़ो, इतनी तारीफ ना करो, कहीं मैं खुशी से मर ही ना चाहूं। खुरम ने कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन। सच तो ये है कि मैं अपने पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया था और फैसला किया था कि तुम्हें ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा।
किरण फिर से मुस्कुराते हुए पूरम से कहा, मेरे होने वाले सरताज, चलो अब जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि आज हमारी शादी का दिन है। मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब तुम भी तैयार हो जाओ। हम आज ही शादी कर लेंगे। मेरी बहन ने तो इजाज़त दे दी है। अब तुम्हें अपने घर वालों को मनाना है। खुर्रम जल्दी से उठा और बोला, इसकी फिक्र अब तुम मत करो। आगे अब मेरा काम है और मुझे पता है मेरे बाबा जब तुम्हें देखेंगे तो वो मुझे तुम्हारे साथ शादी करने से कभी नहीं रोकेंगे। ये कहकर खुर्रम ने किरण का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब जल्दी से चलें। ये कहते हुए खुर्रम किरण का हाथ थामा हाइट बने खुफिया रास्ते की तरफ जाने लगा। तो किरण ने कहा, इधर से नहीं, हम अब इस दरवाजे से बाहर जाएंगे जो गांव की तरफ निकलता है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पर मैं किसी कब्रिस्तान को नहीं देखना चाहती। खुर्रम ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। ये कहते हुए खुर्रम और किरण दूसरे दरवाजे से बाहर जाने लगे। तो खुर्रम ने अचानक रुक कर पीछे की तरफ देखा और फिर किरण की तरफ देखकर पूछा, एनी कहाँ रह गई है? किरण ने कहा, वो हमारी शादी में नहीं आएगी। खुर्रम ने हैरत से पूछा, वो क्यों? किरण ने कहा, क्योंकि जब एनी की शादी हुई थी तो शादी वाले दिन ही इनका शौहर दिल का दौरा पड़ने से मर गया था और इस बात का एनी पर बहुत बुरा असर पड़ा था। और फिर जब मेरी शादी होने लगी तो मेरे शौहर का भी एक्सीडेंट हो गया। इसलिए एनी को लगता है कि वो जिस शादी को देखेगी तो उस शादी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वजह से वो हमारे साथ नहीं आना चाहती। खुर्रम ने कहा, तो अगर बाबा ने तुम्हारे खानदान वालों के बारे में पूछा तो मैं इनको ये कैसे बताऊंगा कि तुम्हारी एक ही बहन है और वो शादी में नहीं आएगी? किरण ने कहा, देखो, तुम अपने बाबा से ना तो एनी के बारे में बात करोगे और ना ही इस हवेली के बारे में। खुर्रम ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अब ये तो बताना ही है कि तुम इस हवेली में रहने वाले एक बाअसर घराने से ताल्लुक रखती हो। किरण ने कहा, नहीं नहीं, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से लोग इस हवेली को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। खुर्रम ने हैरत से पूछा, लेकिन किस तरह की बातें? किरण ने कहा, बहुत से बेवकूफ लोग कहते हैं कि ये भूतों की हवेली है और इस हवेली में जिन की बेटियां रहती हैं जो कि इंसानों का गोश्त खाती हैं। ये सुनते ही खुर्रम जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या ये सब कहते हैं लोग? और फिर से हंसते हुए बोला, और वो बेवकूफ लोग ये नहीं जानते कि दुनिया की सबसे हसीन औरत भी यहाँ रहती है। किरण ने खुर्रम को टोकते हुए कहा, अब छोड़ो इन बातों को, बस मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाबा को इस हवेली और मेरे खानदान वालों के बारे में बताओ। खुर्रम ने कहा, तो मैं बाबा को क्या कहूँगा? तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? किरण ने कहा, तुम अपने बाबा से कहा कि ये अकेली है
और यतीम खाने से आई थी और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर खुर्रम ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही कह दूंगा। अब चलो फिर चलते हैं। इसके बाद खुर्रम किरण को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा और रास्ते में आते जाते लोग इन दोनों की तरफ हैरत से देखते हुए गुजर रहे थे, लेकिन खुर्रम ने इन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी और कुछ देर में खुर्रम अपने घर पहुंच गया। और घर में जब खुर्रम के बाबा ने खुर्रम को एक दुल्हन के साथ देखा तो हैरान हो गया और खुर्रम से कहा, बेटा ये खातून कौन है? खुर्रम ने कहा, बाबा इसका नाम किरण है और ये आपकी होने वाली बहू है। ये सुनते ही फियाज ने हैरत अंगेज नजरों से खुर्रम की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? खुर्रम ने कहा, जी बाबा, हम आपसे शादी की इजाजत लेने आए हैं। फियाज ने कहा, बेटा मैं इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये कौन है, कहाँ से आई है और इसके बाकी खानदान वाले कौन हैं? इसके माँ बाप, भाई बहन वगैरह कहाँ हैं? खुर्रम ने कहा, बाबा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और ये यतीम खाने से आई है। ये सुनते ही फियाज सोच में पड़ गए। इतने में खुर्रम ने कहा, बाबा आप क्या सोच रहे हैं? फियाज ने चूकते हुए कहा, बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इतनी जल्दी तुम्हारा इस पे शादी करना सही रहेगा, क्योंकि तुम ऐसे अचानक इसको मेरे पास लेकर आए हो और शादी की इजाज़त मांग रहे हो। इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों ना कुछ दिन हमें इसके बारे में सोच लेना चाहिए। खुर्रम ने कहा, बाबा इसमें सोचना कैसा, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ और अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी इजाज़त के बिना ही शादी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे कहने पर आपके पास आ गई है ताकि हम आपकी इजाज़त से ही शादी कर सकें। और वैसे भी मैं इसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा। फियाज ने कहा, देखो बेटा, जब तुम 1 साल के थे तो तुम्हारी अम्मी फौत हो गई थी। इसके बाद मैंने तुम्हें माँ और बाप बनकर पाला है। इस दौरान मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि फियाज तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, पर मैंने नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई सौतेली माँ तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे। और बहुत ही मुश्किलों से मैंने तुम्हारी परवरिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी परवरिश करते हुए मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। इसलिए एक बाप होने के नाते तुम्हारे अच्छे बुरे के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। खुर्रम ने कहा, देखो बाबा, आपने जो किया वो हर बाप अपनी औलाद के लिए करता है, क्योंकि वो आपका फर्ज था और तब मैं बच्चा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपने अच्छे बुरे के बारे में बेहतर सोच सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे इस फैसले में आप मेरा साथ दें। ये बात सुनकर
فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ افسردہ ہو کر بولا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تمہاری مرضی، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں، اب تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن میرا دل اس کے لیے پوری طرح راضی نہیں ہے، پر پھر بھی تمہاری خوشی کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اب تمہیں اپنی زندگی کو جینا ہے اور میں اس میں دخل نہیں دوں گا، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تم پر اپنی مرضی تھوپ رہا ہوں۔ اس کے بعد خرم نے کرن سے کہا، چلو اب ہم نکاح کے لیے چلتے ہیں۔ پھر خرم کرن اور اپنے بابا کے ساتھ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس کو کرن کے بارے میں وہی سب کچھ بتایا جو خرم نے فیاض کو بتایا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد مشتاق نکاح خواہ کو لینے چلا گیا اور کچھ دیر بعد مشتاق نکاح خواہ اور کچھ لوگوں کو لے کر آ گئے، اور پھر جب نکاح خواہ دونوں کا نکاح کروا رہا تھا، اس دوران کرن کی حالت خراب ہونے لگی اور خرم نے کہا، مولوی صاحب آپ ذرا جلدی کر لیں، کیونکہ میرے ہونے والی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی نکاح خواہ نے جلدی سے نکاح کے فرائض پورے کیے اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ پھر مشتاق نے سب لوگوں کو کھانا کھلایا جو کہ اس نکاح میں شریک تھے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد سب لوگ واپس جانے لگے اور مشتاق سے دعائیں لینے کے بعد خرم کرن کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ پھر اسی رات جب خرم اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو کرن آرام سے اٹھی اور گھر کی باہری دیوار پر باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور اپنی گردن کو چاروں طرف گھماتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ اتنے میں فیاض جو کہ خرم کے کمرے میں باہر سین میں چارپائی پر سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو کہ گھر کی باہری دیوار پر بیٹھی ہوئی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ فیاض اٹھ کر اس عورت کو آواز دیتا، وہ عورت باہر کی طرف اتر گئی۔ گھر کی باہری دیواریں 5 فٹ کی تھی، اس وجہ سے فیاض نے تھوڑا آگے جا کر باہر دیکھا تو وہ عورت کافی بڑی ہو گئی تھی اور وہ عجیب طریقے سے چلتی ہوئی ویران جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ اسی وقت فیاض کی نظر اس عورت کے پیروں پر پڑی تو دیکھا کہ اس کے پیروں کے پنجے پیچھے کی طرف تھے۔ یہ دیکھتے ہی فیاض نے ڈرتے ہوئے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور جلدی سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ عورت کون تھی جس کا قد اچانک بڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک یہ سوچتا رہا۔ اتنے میں فیاض کو دھمک کی آواز سنائی دی۔ اس نے لیٹے ہوئے ہی سامنے دیکھا تو فیاض کو وہی عورت دکھائی دی جس کا ایک پاؤں باہری دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا گھر کے اندر تھا اور دوسرا گھر سے باہری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 5 فٹ کی دیوار اس عورت کے لیے 1 فٹ کی تھی، جو وہ اتنے آرام سے اس دیوار کو بنا چھوئے ہی گھر میں
दाखिल हो गई थी और घर में आते ही इसका कद अचानक से आम इंसानों जितना हो गया और वो खुर्रम के कमरे के पास गई और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। इस दौरान फयाज चारपाई पर ऐसे ही लेटा रहा जैसे सो रहा हो, लेकिन ये सब देखकर फयाज डर से कांप रहा था और काफी देर तक इसी के बारे में सोचता हुआ सो गया। अगले दिन जब खुर्रम उठा और भाई फयाज के पास गया तो फयाज ने कहा, आज मैंने भी तुम्हारे साथ मुश्ताक की दुकान पर जाऊंगा, मुझे मुश्ताक से काम है। खुर्रम ने कहा, ठीक है बाबा। इसके बाद नाश्ता वगैरह करके वो दोनों बाप बेटे मुश्ताक की दुकान की तरफ चल पड़े और घर से काफी दूर जाकर फयाज ने खुर्रम से कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। खुर्रम ने हैरत से कहा, जी जी बाबा, बताइए क्या बताने वाले हैं। फयाज ने, बेटा वो जिसे तुम अपनी बीवी बना कर लाए वो तुम्हारी बीवी नहीं है, बल्कि कोई और चीज है। गुज़श्ता रात मैंने इसे बहुत डरावनी शक्ल में देखा था। इसका मुंह बहुत ही भयानक था, इसके पांव भी उल्टे थे और तो और वो आधी रात को झाड़ियों की तरफ जा रही। ये सुनते ही खुर्रम ने थोड़ा तल्ख अंदाज में कहा, बाबा आप ये सब क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आप ये किसके बारे में कह रहे हैं? वो एक बहुत ही शरीफ और मासूम लड़की है और आप ये ना भूलें कि वो आपकी बहू भी है और ऐसे में आप इसके बारे में ये घटिया सी बातें करके मुझे तकलीफ दे रहे हैं। वो तो पूरी रात कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं काफी देर तक इससे बातें करता रहा हूँ और वो तो मेरे से पहले ही सो गई थी। फिर वो कैसे बाहर जा सकती है? आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। फयाज ने कहा, पर बेटा मैं सच कह रहा हूँ। खुर्रम ने गुस्से में अपने फयाज की बात को काटते हुए कहा, बस बाबा अब और नहीं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर खुर्रम तेजी से फयाज के आगे आगे चलने लगा और फयाज वहीं रुक गया और वापस घर की तरफ पलट गया और खुर्रम दुकान पर चला गया। फिर जब फयाज घर पहुंचा तो घर में कोई नहीं था। फयाज ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आया तो वो थोड़ा परेशान हो गया और फिर घर से बाहर चला गया। इतने में इसको मोहल्ले का एक आदमी मिला जो कि बहुत ज्यादा परेशान और रोता हुआ फिर रहा था। फयाज ने इस आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस आदमी ने कहा, मेरा 3 साल का बच्चा है जो सहन में खेल रहा था और इसकी माँ इससे थोड़ा दूर बैठकर रोटियां पका रही थी और बच्चा वहीं था, लेकिन अब वो कहीं मिल नहीं रहा। हमने घर में हर जगह देखा लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। ये कहते हुए वो आदमी फिर से रोने लगा। फयाज ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो परेशान मत हो,
मैं भी ढूंढता हूँ, तुम भी ढूंढो, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। हो सकता है वो खेलते हुए घर से बाहर चला गया हो। ये कहकर प्याज बच्चे को ढूंढने निकला और ढूंढता हुआ झाड़ियों की तरफ चला गया। अभी प्याज झाड़ियों में थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक इसको झाड़ियों में कोई चीज पड़ी हुई नजर आई। प्याज ने जब पास जाकर देखा तो वही बच्चा झाड़ियों में मुर्दा हालत में पड़ा था और इसके सीने से बहुत सारा खून निकला हुआ था। ये देखते ही फयाज ने लोगों को इसके बारे में बताया तो लोग इस बच्चे को उठाकर इसके घर ले गए और इसके माँ बाप के हवाले किया तो वहां कहरम मच गया। इसकी माँ तो फौरन बेहोश हो गई और तभी रोते हुए बच्चे के बाप ने इसके सीने पर हाथ रखा तो इसका हाथ इस बच्चे के सीने में चला गया और वो रोते हुए बोला, इसका दिल निकाल लिया है किसी ने, और अपना सर पटकते हुए दोबारा रोने लगा। ये मंजर प्याज देखा ना गया और वहां से वापस अपने घर आ गया तो फौरन इसकी नजर अपनी बहू पर पड़ी जो कि गुनगुनाती हुई चूल्हे पर तवे पर रख कर इस पर कुछ भून रही थी। प्याज ने आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा सा नजदीक जाकर देखा तो वो जल्दी से डर कर वापिस घर से बाहर निकल आया और डरे हुए अंदाज में रोने लगा क्योंकि इसकी बहू इंसानी दिल को तवे पर भून रही थी। फिर प्याज हिम्मत करके वापस घर में दाखिल हुआ और इसने अपनी बहू को आवाज देते हुए कहा, ऐ मनहूस औरत, ये क्या कर डाला तूने? एक बच्चे की जान ले ली तूने और अब इसी का दिल भून कर खाने लगी हो। किरण ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पे ये इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ये कहते हुए किरण ने जल्दी से तवे से दिल उतार कर चट कर लिया और कहा, ये तो बकरे का दिल लेकर आई थी कसाई से, क्योंकि मुझे दिल बहुत पसंद है और आप मुझ पर आदमखोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इतने में खुरम भी आ गया और किरण ने खुरम को देखते हुए झूठ मूठ रोने का ड्रामा करते हुए कहा, देखो जी, आपके बाबा मुझे आदमखोर कह रहे हैं। ये कहते हैं मैंने किसी बच्चे को मारकर इसका दिल खा लिया है। ये सुनते ही खुरम ने बिना प्यास की बात सुने इसे खड़ी खड़ी सुना दी और कहा, बाबा, अगर आपने दोबारा ऐसा वैसा कुछ किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे वालिद हो। ये कहकर खुरम किरण के साथ कमरे में चला गया और प्याज अफसुर्दा होकर बैठ गया। फिर जब रात का वक्त हुआ, खुरम सोया हुआ था। किरण ने आराम से दरवाजा खोला और बाहर सहन में आ गई और साथ ही इसकी शक्ल बदल गई। इस दौरान प्याज लेटे हुए खामोशी से रो रहा था। जैसे प्याज की नजर किरण पर पड़ी तो इसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब इसने किरण को दोबारा घर से बाहर जाते हुए देखा तो वो जल्दी से उठकर खुरम को उठाने के लिए जाने लगा ताकि खुरम को किरण का असल चेहरा दिखा सके। पर फिर वो रुक गया और सोचने लगा, कहीं अगर खुरम इसके पीछे जाएगा तो ये खुरम को कोई नुकसान पहुंचा देगा।
پھر فیاض نے سوچا، پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ سوچ کر فیاض اس ڈراؤنی سی عورت کے پیچھے پیچھے چھپتے چھپاتے ہوئے چلنے لگا، اور جب وہ جھاڑیوں کی طرف گئی تو اچانک فیاض کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور فیاض اس کو ڈھونڈنے لگا۔ اس وقت فیاض کے جسم پر خوف طاری ہو رہا تھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، لیکن فیاض اس عورت کو ڈھونڈنے ہوئے آگے بڑھا تو اچانک فیاض کو کسی نے کہا، بابا آپ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فیاض چونک کر اسی جگہ رک گیا اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ پھر اس نے ڈرتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی گردن اپنے دائیں جانب اور بائیں جانب گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں کسی کے غصے میں گڑانے کی آوازیں فیاض کے سر کے اوپر سے پیچھے کی طرف سے آنے لگی، اور جب فیاض نے پیچھے پلٹ کر اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر ایک درخت کی شاخ پر پڑی جس پر ایک عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ اپنے الٹے پاؤں ہلاتی ہوئی اپنی چمکدار آنکھوں سے فیاض کی طرف دیکھ کر گرا رہی تھی۔ اس سے پہلے فیاض کہیں بھاگتا، وہ عورت چھلانگ لگا کر اچانک فیاض کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب فیاض نے اس عورت کی طرف غور سے دیکھا تو یہ کرن ہی تھی، لیکن اس کی شکل پوری طرح سے شیطانی چیز کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کے دانت اور بھی زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ ابھی فیاض اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کرن نے فیاض کو گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا اور کہا، تو نے مجھے آج اس روپ میں دیکھ لیا ہے اور تو واپس جا کر میرے اس روپ کے بارے میں میرے شوہر کو بتائے گا، پر یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ پتہ ہے میں ایک شیطان ہوں، اور ایک شیطان ہو کر بھی تیرے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ تیرا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور میرا اس پر دل آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اس کی بیوی بن گئی، لیکن تو پہلے دن سے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ میں چاہتی تو تجھے اسی دن ہی مار دیتی جس دن تو نے مجھے بچے کا دل کھاتے ہوئے دیکھا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تیرا بیٹا تجھے بہت پیار کرتا ہے، اور اگر میں تجھے مار دیتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ بس اسی وجہ سے تو زندہ ہے، لیکن آج تو جا کر سب کچھ ختم کر دے گا اور تیری وجہ سے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس وجہ سے اب تو نہیں بچے گا، تجھے تو آج مرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے کرن نے فیاض کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور جھاڑیوں میں پھینک دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو ایک شخص جو کہ جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے فیاض کی لاش کو دیکھا تو اس نے شور مچا دیا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ پھر لوگ فیاض کی لاش کو اس کے گھر لے گئے اور پورے علاقے میں سوگ کا منظر تھا، کیونکہ فیاض کی ہر کسی سے اچھی طرح جان پہچان تھی۔
اس وجہ سے سب خرم سے تعزیت کے لیے آئے تھے اور کفن دفن کے بعد سب لوگ چلے گئے تو مشتاق نے خرم سے کہا، بیٹا تمہارے بابا کو ہوا کیا تھا؟ خرم نے روتے ہوئے کہا، میں تو سویا ہوا تھا، جب اٹھا تو کچھ لوگ میرے بابا کو مردہ حالت میں یہاں لے کر آئے تھے، پر کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے ان کا گلا گھونٹ مارا ہوگا، لیکن میں سوچ رہا ہوں وہ کون ہو سکتا ہے، جبکہ میرے بابا کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی، نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی تھی، پھر کیوں کسی نے میرے بابا کو مار ڈالا؟ یہ کہتے ہوئے شرمزار و قطار رونے لگا۔ مشتاق نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ہمت رکھو بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ خرم نے کہا، وہ کیا کرے گی، میرے بابا تو واپس نہیں آئیں گے، پھر بھی استاد جی آپ کو جیسا ٹھیک لگے آپ پولیس والوں سے بات کر لیجئے گا۔ مشتاق نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ پھر خرم بھی جا کر آرام کرنے لگا۔ اس کے بعد کئی راتیں کرن گھر سے باہر چلی جاتی اور پھر فجر کی اذان سے پہلے گھر واپس آ جاتی، اور کبھی کبھی محلے سے کوئی نہ کوئی بچہ غائب ہو جاتا اور پھر مردہ حالت میں ہی ملتا۔ ایسا کچھ مہینوں تک چلا، لیکن پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پھر ایک دن خرم کے گھر پیارا سا بیٹا پیدا ہوا اور خرم اس میں مصروف رہنے لگا، اور جب بچہ 1 سال کا ہوا تو ایک دن خرم دکان سے واپس آیا اور حسب معمول خرم اپنے بچے کو دیکھنے کمرے میں گیا تو وہاں بچہ نہیں تھا اور کرن بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید کرن بچے کو ساتھ لے کر بازار گئی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے خرم باہر صحن میں بیٹھ کر اپنی بیوی اور بچے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں خرم نے کرن کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو خرم چونک گیا اور کہنے لگا، تم اندر سے کیسے آ رہی ہو اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ کرن نے کہا، میں تو اندر ہی تھی اور بچے کو تو میں نے اسی جگہ پر لٹایا ہوا تھا جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ سنتے ہی خرم غصے میں بولا، کیا بکواس کر رہی ہو، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں جب یہاں آیا تو نہ تو ادھر بچہ تھا اور نہ ہی تم کمرے میں تھی، سیدھے سے بتاؤ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کرن نے کہا، مجھے واقعی میں ہی نہیں معلوم۔ یہ سنتے ہی خرم آگ بگولا ہوتا ہوا بچہ ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکل ہی تھا کہ ایک ہمسایہ خرم کے بچے کو مردہ حالت میں گود میں اٹھائے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، یہ مجھے جھاڑیوں سے ملا ہے۔ خرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اس کا بچہ خون میں لت پت تھا۔ اسے دیکھ کر زور زور سے رونے لگا اور روتے ہوئے اسے گھر لے آیا، لیکن اس دوران کرن چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی رہی اور شرمندہ انداز میں دیوار کے پیچھے سے آدھا چہرہ نکال کر دیکھتی رہی کہ اچانک خرم نے اپنے بیٹے کے سینے کو غور سے دیکھا تو اس کے بیٹے کا بھی دل اس کے سینے میں نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں خرم نے جب کرن کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو ایسا نظر آ رہی تھی
जैसा कुछ नहीं हुआ। अब खुर्रम को शक होने लगा कि मामला गड़बड़ है। खुर्रम ने बच्चे का कफन दफन किया और अपने उस्ताद मुश्ताक के साथ इसके घर चला गया। फिर खुर्रम ने मुश्ताक को किरण के बारे में बताया तो मुश्ताक परेशान हो गया और फिर बोला, देखो, ये जो भी तुमने मुझे किरण के बारे में बताया है, इससे तो मुझे लगता है कि जैसे किरण में कुछ गड़बड़ है और किरण ने ही तुम्हारे बाबा और तुम्हारे बेटे को मारा है, वरना माँ का तो कलेजा ही फट जाता है अगर इसकी औलाद को कुछ हो जाए तो। लेकिन किरण तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और इसने तो बच्चे का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देखा। और वैसे भी जब से किरण शादी करके तुम्हारे घर गई, तब से ही तुम्हारे मोहल्ले में कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। खुर्रम ने कहा, उस्ताद जी, पर मैं कैसे मान लूं कि ये सब किरण ने ही किया है। मैंने बस आपसे इतना कहा है कि किरण की कुछ अजीब सी तबीयत हो गई है, लेकिन आप भी बाबा की तरह बातें कर रहे हैं। मुश्ताक ने हैरत से कहा, बाबा की तरह? क्या मतलब? खुर्रम ने कहा कि मेरे बाबा भी किरण के बारे में ऐसी ही कुछ बातें से कर रहे थे और एक बार तो बाबा ने किरण पर आदमखोरी का इल्जाम भी लगाया था कि किरण ने किसी बच्चे को मारकर इसका दिल खा लिया है। ये सब सुनते ही मुश्ताक हैरान रह गए और बोला, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है ये सब किरण ने ही किया है, क्योंकि मैं फयाज को तुम्हारे पैदा होने से पहले से जानता हूँ और इसने कभी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। अगर फयाज ने किरण पर कुछ देखा था तो इसका मतलब है वो सही कह रहा था। और हाँ, एक बात और, मेरे एक अजीज हैं कादरी साहब, और वो काफ़ी इल्म रखते हैं। जब तुम्हारा निकाह हो रहा था तब वो यहीं पर थे और तुम्हारे निकाह के दौरान किरण के बार बार बेहोश होने पर वो तशवीश पे पड़ गए थे, लेकिन वो चुप रहे। और जब तुम किरण को लेकर चले गए तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये लड़की में मुझे कुछ और ही चीज़ नज़र आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मैंने इनसे कहा, नहीं नहीं कादरी साहब, आपको सिर्फ वहम हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। खुर्रम बहुत अच्छे से जानता है इस लड़की को। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर इस लड़की को लेकर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे इल्म मुझे यही बता रहा है कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने इनसे कहा था, जी ज़रूर कादरी साहब, हम ज़रूर बताएंगे। मुश्ताक की ये बात सुनकर खुर्रम परेशान होकर बोला, तो क्या हमें इनके पास जाना चाहिए उस्ताद जी? इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।